विद्या भारती द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में सभी भैया बहनों का बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज हम अध्याय 2 का तीसरा भाग पढ़ेंगे। आज के पाठ से पहले हमने जाना कि संसाधन में मानव भी हो सकते हैं और मानव एक उपयोगी संसाधन किस प्रकार बनाया जा सकता है या मानव को मानव पूंजी में किस प्रकार से बदला जा सकता है। आज हम मनुष्य द्वारा किए जाने वाले आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में पढ़ेंगे। आर्थिक क्रियाकलाप या गतिविधियां वे कहलाती है जो व्यक्ति अपने जीवन को चलाने के लिए या आर्थिक रूप से कुछ प्रतिफल प्राप्त करने के उद्देश्य से जो कार्यकलाप करता है, उन कार्यकलापों को या उन गतिविधियों को आर्थिक क्रियाकलाप कहते हैं। तो आज के इस पाठ में हम पढ़ेंगे आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में। विलास और शकल की तरह लोग विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न हैं। हमने 2 कहानियां पढ़ी थी विलास और शकल के बारे में, तो वे दोनों ही अपने अपने आर्थिक क्रियाकलापों में संलग्न है, लगे हुए हैं। हमने देखा कि विलास मछलियां बेचता था और शकल को एक फर्म में नौकरी मिल गई थी। विभिन्न क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्रकों प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में वर्गीकृत किया गया है। तो इस तरह से 3 क्षेत्र प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रक है जिसमें संपूर्ण क्रियाकलापों को वर्गीकृत किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, पशुपालन और खनन एवं उत्खनन शामिल है। ये सभी क्रियाएं किसमें आती है? प्राथमिक क्षेत्र में। और इसी प्रकार द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण शामिल है। जितने भी उद्योग धंधे हैं जो वस्तुओं को फिर से नया बनाकर प्रस्तुत करते हैं, वैसे और वे सारे उद्योग धंधे, उन सभी को अपन विनिर्माण क्षेत्र में शामिल करते हैं। एक क्षेत्र ऐसा भी है जिसमें किसी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता, केवल सेवाएं उत्पादित की जाती है। उस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। इसमें व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं इत्यादि, ये सभी सेवाएं तृतीय क्षेत्र में आती हैं। तो इस प्रकार से जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप हैं उनको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इन 3 क्षेत्रों को में विभाजित किया जा सकता है। इस क्षेत्र में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्य वर्धन करते हैं। ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। इन सभी क्रियाओं को आर्थिक क्रियाएं कहते हैं क्योंकि इन सभी कार्यों को करने के फलस्वरूप आर्थिक प्रतिफल प्राप्त होता है। तो ऐसी सारी क्रियाएं जिसका मापन मुद्रा में हो सकता है या जिससे आर्थिक प्रतिफल की प्राप्ति हो सकती है, उनको आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। आर्थिक क्रियाएं या आर्थिक क्रियाओं को 2 भाग होते हैं, जिसमें पहली है बाजार और दूसरी है गैर बाजार क्रियाएं। अब आर्थिक क्रियाएं भी 2 प्रकार की हो सकती हैं, बाजार क्रियाएं या गैर बाजार क्रियाएं। आर्थिक क्रियाओं के भी 2 भाग हैं, बाजार और गैर बाजार क्रियाएं। तो सबसे पहले बाजार क्रियाएं किसे कहेंगे? बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक या भुगतान किया जाता है। इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तु या वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन शामिल है। तो बाजार क्रियाओं में
जिसका पारिश्रमिक के रूप में भुगतान होता है वे सभी वस्तु और सेवाएं शामिल हैं, जबकि गैर बाजार क्रियाओं से अभिप्राय स्व उपभोग के लिए उत्पादन है। हम अपने उपभोग के लिए जितना भी उत्पादन करेंगे वो सारा उत्पादन या सेवा गैर बाजार क्रियाओं में आती है। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है जिस चित्र के अंतर्गत प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों क्षेत्रकों को बताया गया है। इसमें सबसे पहला जो खेती क्रिया की जा रही है ये प्राथमिक क्षेत्रक है। दूसरा उद्योग धंधा वाला ये द्वितीयक क्षेत्रक है। और तीसरा परिवहन, भंडारण, ये सब भी जो है वो तृतीयक क्षेत्रक आता है। तो इस तरह से इस चित्र के अंदर तीनों क्षेत्रकों को दर्शाया गया है। प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है। ये सभी गैर बाजार क्रियाओं के अंतर्गत आएगा। अब हम जानते हैं कि कुछ ऐतिहासिक कारणों से पुरुष और महिलाओं के बीच में किस प्रकार का कार्य विभाजन देखा जाता है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम विभाजन होता है। पुरुष खेतों में काम करते हैं, शकल की माँ शीला खाना पकाती है, बर्तन साफ करती हैं, कपड़े धोती हैं, घर की सफाई करती है और अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। शकल के पिताजी बूटा खेतों में काम करते थे, उपज को बाजार में बेचते और परिवार के लिए धन कमाते थे। शीला परिवार के पालन पोषण के लिए जो सेवाएं प्रदान करती उसके लिए उसे कोई भुगतान नहीं किया जाता। बूटा धन कमाता जिसे वह परिवार के पालन पोषण पर खर्च करता है। परिवार के लिए दी गई सेवाओं के बदले महिलाओं को भुगतान नहीं किया जाता और उनकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है। तो पहले आपने जो बाजार क्रियाएं पढ़ी थी उसमें वे सारे काम शामिल हो जाते हैं जो पुरुष द्वारा किए जाते हैं और जिसके बदले में उनको भुगतान पारिश्रमिक के रूप में हो जाता है, जबकि महिलाएं जो घर का कामकाज संभालती और देखती हैं उनके कामों को पारिश्रमिक नहीं मिलता है या कोई आर्थिक भुगतान नहीं होता है। इस वजह से वे सब क्रियाएं गैर बाजार क्रियाएं या गैर आर्थिक क्रियाओं में सम्मिलित की जाती हैं। विलास की माँ गीता मछली बेचकर आय कमाती थी। इस तरह महिलाओं को उनकी सेवाओं के लिए तब भुगतान किया जाता है जब वे श्रम बाजार में प्रवेश करती हैं। हाँ, अगर महिलाएं मजदूरी करती है और उनको भुगतान मिलता है तो वे श्रम बाजार में प्रवेश कर जाती है और उनको फिर भुगतान किया जाता है। पुरुष सहयोगी की तरह ही उनकी आय उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती है। शिक्षा व्यक्ति का उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग में सहायता करती है। शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक हैं। अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम पारिश्रमिक दिया जाता है। अधिकतर महिलाएं वहां काम करती हैं जहां नौकरी की सुरक्षा नहीं होती तथा कानूनी सुरक्षा का अभाव होता है। अनियमित रोजगार और निम्न आय इस क्षेत्र की विशेषताएं है। इस क्षेत्र में प्रसूति अवकाश, शिशु देखभाल और अन्य सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। तथापि उच्च शिक्षा तथा उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है। तो अभी हमने जिस प्रकार के कामकाज की बात की जिसमें अनियमित रोजगार का होना, अन्य प्रकार के अवकाश नहीं मिलना, सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होना और पुरुषों के बराबर वेतन नहीं मिलना, ये सभी असंगठित क्षेत्रकों में पाए जाते हैं। जबकि बात अगर संगठित क्षेत्र की जाए तो संगठित क्षेत्र में क्या होता है, संगठित क्षेत्र में शिक्षण और चिकित्सा उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करती हैं। कुछ महिलाओं ने सामान्य नौकरी के अलावा प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में प्रवेश किया है जिनसे
जिनमें वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सेवा के उच्च स्तर की आवश्यकता पड़ती है। अपनी बहन या साथ पढ़ रही किसी सहपाठी से पूछे कि वे क्या बनना चाहती है। तो इस प्रकार हमने आज जो जाना है वो ये जाना है कि आर्थिक गतिविधियों के आधार पर क्षेत्र 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। साथ ही जो आर्थिक क्रियाकलाप है 2 प्रकार के होते हैं, पहला है आर्थिक क्रियाएं और दूसरा है गैर आर्थिक क्रियाएं। हमारे कुछ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारणों से जो कामकाज है वो पुरुषों और महिलाओं के अलग अलग है, ऐसा हमारे ऐतिहासिक कारणों की वजह से पाया जाता है। आज के अध्याय में इतना ही। अगले पाठ में हम पढ़ेंगे जनसंख्या की गुणवत्ता। जनसंख्या की गुणवत्ता को किस प्रकार से सुधारा जा सकता है, उसमें शिक्षा और चिकित्सा का क्या महत्व है, ये हम पढ़ेंगे अगले अध्याय में या अगले वीडियो में। तब तक के लिए